Hello students, welcome to Brightmate Institute. Today we will learn question job application. Okay, job application ये मेनली मैं बात करूँ कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड की, तो ये सेक्शन ई का क्वेश्चन है. ओके, सेक्शन ई का सेकंड क्वेश्चन है ये, और यही सेम तरीके का क्वेश्चन चाहे आप आर्ट्स में हो, साइंस में हो, गुजराती मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये क्वेश्चन जो है एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमको देखने को मिलता ही है. ओके, तो आज हम यही क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं. कॉमर्स में ये 7 मार्क्स का रहता है. जैसे जैसे जो है स्ट्रीम्स चेंज होती है, उसके अंदर 1-2 मार्क्स का जो है डिफरेंस उसके अंदर हमको देखने को मिलता है. शायद से 6 मार्क्स का हो जाता है, 7 मार्क्स का. कॉमर्स में ये मेनली मैं बोलूँ तो या तो जनरल स्ट्रीम में एक तरीके से इंग्लिश मीडियम में ये 7 मार्क्स का रहता है. ओके, तो पहले इसके फॉर्मेट देखेंगे हम कि भाई क्या है उसका फॉर्मेट, लिखना कैसे है, और ये फिक्स क्वेश्चन है. उसके और में भी कोई और क्वेश्चन आता नहीं है, तो हमें ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है. और 7 मार्क्स दे के जाता है हमको, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है. तो हम यही पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, किस तरीके से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं. ओके, जॉब एप्लीकेशन क्वेश्चन है अपना, और कौन से सेक्शन का है, सेक्शन ई का. ओके, पहले फॉर्मेट देखेंगे अपने कि फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से उसको लिखा जाएगा. ओके, तो देखते हैं. चलो, ये है फॉर्मेट उसका. क्या है फॉर्मेट? फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन. सबसे पहले ध्यान रखेंगे मेनली 12 पॉइंट है. कितने पॉइंट है? 12 पॉइंट है जिसका हमें ख्याल रखना है ये लिखते हुए. ओके, सबसे पहला पॉइंट अपना आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस एंड डेट. क्या है? सेंडर का एड्रेस और डेट. क्वेश्चन जो आता है जनरली उसी के अंदर हमको सेंडर की डिटेल्स, नेम, एड्रेस दे दिया जाता है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई ये लोग जो है, जो वो पेपर जो जनरेट करते हैं, पेपर जो बनाते हैं, वो लोग कभी कभी जो है हमको सेंडर का एड्रेस नहीं देते हैं. तो उस समय पे भी क्या करना है वो भी हम आगे देखेंगे. लेकिन पहला स्टेप है अपना, जॉब एप्लीकेशन लिखना शुरू करें तो सबसे पहली चीज आएगी सेंडर का एड्रेस. ओके, सेंडर के एड्रेस के साथ साथ में ही सेकंड पॉइंट है रिसीवर का एड्रेस. वो भी जनरली रिसीवर का एड्रेस तो ऑलरेडी हमको एक तरीके से हम बोले कि क्वेश्चन पेपर के अंदर या तो क्वेश्चन के अंदर हमको दिया ही रहता है, तो हमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है. थर्ड पॉइंट अपना रहता है सब्जेक्ट, कि भाई व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन या तो राइटिंग दिस एप्लीकेशन. ओके, तो उसके अंदर हमको बताना है ये सारी कुछ. ये सिर्फ मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ. उसके बाद अंदर लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो हम आगे देखने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. उसके बाद है सैल्यूटेशन. ओके, सैल्यूटेशन 4th पॉइंट है. बॉडी ऑफ लेटर भी उसी के साथ में आ गया. ओके, 4th के अंदर ही. बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स क्या, कि एक पैराग्राफ जिसके अंदर आपको बताना है कि भाई आपने ये जो क्वेश्चन है कहाँ पे देखा, कैसे देखा, आप इंटरेस्टेड हो, नहीं हो, क्या है बायोडेटा आपका वगैरह जो है. तो ये बॉडी ऑफ द लेटर उसको बोलते हैं. एक पैराग्राफ आता है. ओके, उसके बाद बायोडेटा आएगा, या तो आप बोलो रेज्यूम. उसी के अंदर सबसे पहला पॉइंट, एक तरीके से 5th पॉइंट अपना हो जाएगा पर्सनल बायोडेटा, जिसके अंदर अपनी नाम, एड्रेस, डिटेल्स जो है, लैंग्वेज तुम जानते हो वो आप दोगे. उसके बाद है एक तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये 6th है. एक्सपीरियंस 7th है. ओके, रीजन फॉर चेंज द जॉब, वो भी एक पॉइंट है उसके अंदर जो 8वां है. एक्सपीरियंस 9वां है. इंक्लूज 10वां है. और ये एक तरीके से देखें हम कि ये 1, 2, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और एक और पैराग्राफ रहता है, कंक्लूजन पैराग्राफ वो. तो ये सब मिला के एक तरीके से कितने पॉइंट हो जाते हैं? 12 पॉइंट्स हो जाते हैं जो एक जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन में आएंगे. और वो 12 पॉइंट्स होंगे तो ही हमको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. अगर वो नहीं है तो पहले ये बात निकाल देनी है कि अपने को फुल मार्क्स मिलेंगे. तो इस वजह से फॉर्मेट को ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, थोड़ा सा डिटेल के तौर पे,
कि कौन से पॉइंट में कौन सी चीज हमको लिखनी है। ओके, देखते हैं। ये एक फॉर्मेट लिया है मैंने कि कौन सी चीज में कौन से पॉइंट में क्या हम लोग लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहला अपना था सेंडर का एड्रेस। क्या था? सेंडर का एड्रेस। सेंडर के एड्रेस में क्या हो सकता है, कौन कौन सी डिटेल्स हमें लिखनी है। जनरली मैंने बोला पहले ही कि क्वेश्चन के अंदर सेंडर के एड्रेस और नेम वगैरह आता ही है, लेकिन कई बार नहीं भी आता है, तो उस समय पे हमको ध्यान रहना चाहिए कि हमें कैसे और क्या लिखना है। तो सबसे पहला सेंडर के एड्रेस में आएगा नेम, जो भी कैंडिडेट जिसके बिहाफ में हम लोग क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, वो इंसान का, वो पर्सन का नेम आएगा। उसका हाउस नंबर वगैरह दिया गया हो तो वो लिखना है हमको। कौन सी सोसाइटी है, सोसाइटी का नेम वगैरह वो लिखना है। सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, वो लिखेंगे। एक तरीके से किसी भी इंसान का जो एड्रेस होगा फुल, वो लिखना है हमको। यहाँ पे एक और चीज भी आ सकती है, लैंडमार्क वगैरह लिखना हो तुमको तो आप लिख सकते हो। लैंडमार्क के बाद में फिर सिटी आएगा, स्टेट आएगा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज डेट। आप जब भी लिख रहे हो आप उसी दिन की डेट लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। ओके, जैसे ही ये पॉइंट फर्स्ट खत्म होगा, सेकंड पॉइंट आ जाएगा अपना रिसीवर का एड्रेस। क्या आएगा? रिसीवर का एड्रेस। ओके, रिसीवर के एड्रेस में क्या होगा? सबसे पहले टू कंपलसरी है, ये लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे ही ये लिखोगे उसके बाद आएगा पोजीशन। आप जो भी जगह पे एक तरीके से क्या कर रहे हो, जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हो, जैसे स्कूल है तो वहां पे आपकी ये एप्लीकेशन का आंसर या तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है जो ये रिसीव करेगा, उसकी पोजीशन जो है हमें लिखनी है। जैसे कि स्कूल में भेज रहे हो तो प्रिंसिपल आ जाएगा, ट्रस्टी भी आ सकते हैं। कंपनी में भेज रहे हो कहीं तो जनरल मैनेजर आएगा। ओके, ऐसे ही जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो ये रिसीव करने वाला है, उसका पोजीशन का नेम आएगा। इंसान का नेम नहीं आएगा, उसकी पोजीशन का नेम लिखना है। ओके, और उसके बाद वो कौन सी कंपनी में है, या तो कौन सी कंपनी में आप ये जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हो, वो कंपनी का नेम आएगा। इंस्टीट्यूट हो तो इंस्टीट्यूट नेम आएगा। कंपनी नेम इन द सेंस कि आप स्कूल में भेज रहे हो, टीचर की जॉब एप्लीकेशन है तो वो स्कूल का नेम आएगा। कंपनी में भेज रहे हो अकाउंटेंट के लिए या तो कैशियर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो वो कंपनी का नेम आएगा। ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि कंपनी मीन्स कि जो रिसीवर है वो कंपनी हो, स्कूल हो, जो भी हो, उसका नेम हमको यहाँ पे लिखना है। ओके, वो कौन सी सिटी में है वो लिखना है हमको। उसके साथ साथ जिप कोड अगर अवेलेबल है, दिया हुआ है वहां पे, तो हम लोग लिखेंगे, वरना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जितना एड्रेस रिसीवर का अपने के पास है उसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और कुछ इस्तेमाल करेंगे नहीं। ओके, आगे देखते हैं। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट के अंदर देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो ये मेरा मानना ऐसा है कि ज्यादातर ये क्वेश्चन के अंदर हमको चेंजेस करने नहीं है। हम हो सके उतना उसको क्या करेंगे कि एक ही फॉर्मेट में रख के जितना हो ज्यादा हो सके उतना याद करेंगे, ताकि हमें क्या है कि हर बार कुछ नया सोचने और समझने की जरूरत ना रहे। एक बार एक चीज पढ़ लिया, वही फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है, तो क्या रहेगा, इजीली हम उसको याद रख पाएंगे। सब्जेक्ट जो भी लिखेंगे हम, उसके अंदर ये चीज कंपलसरी है, इतनी सेम रहेगी, उसमें चेंज रहेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये चीज मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये सेंटेंस इतना आप याद कर लो। जैसे कि यहां पे है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और ये ब्लैंक क्यों छोड़ा हुआ है मैंने, तो उसका भी रीजन है कि ब्लैंक मैंने इसलिए रखा हुआ है कि जो भी पोस्ट के लिए हम जॉब एप्लीकेशन भेजेंगे उसका यहाँ पे हमको नाम लिखना है। जैसे कि मैंने एक तरीके से एक अकाउंटेंट के लिए जॉब एप्लीकेशन में लिख रहा हूं, तो एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। इंग्लिश टीचर के लिए लिख रहा हूं तो एन इंग्लिश टीचर। तो आपको क्या है, बार बार नया सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। आप याद रख लो कि इतना सेंटेंस आने ही वाला है भाई, कुछ भी हो जाए। ओके, सिर्फ हमको चेंज क्या पे करना है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या चेंज होगा, जो भी पोस्ट के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। ओके, तो ये इजी किया है मैंने थोड़ा सा, तो थोड़ा ध्यान रखना ही है। ओके,
सब्जेक्ट के बाद सीधा आ जाएगा सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन है क्या? सैल्यूटेशन यही है, सिंपल चीज है, जो हम रिस्पेक्टेड सर, डियर, मिस्टर, मिसिस, मिस जो भी लिखते हैं एक तरीके से उसको सैल्यूटेशन बोला जाता है। तो पैराग्राफ बॉडी ऑफ लेटर लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे? सैल्यूटेशन लगाएंगे। ज़्यादातर इसमें रिस्पेक्टेड लिख देने का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरा पेपर है लिखने को, एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके नहीं बैठना है। ओके, तो ये चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ जो आपको फिक्स्ड याद रख लेनी है, उसमें आपको अपना ज़्यादा दिमाग ऑलरेडी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास पेपर है, पूरा पड़ा हुआ है, जहाँ पे हमें तुम्हारा दिमाग जो है इस्तेमाल करना है। ओके, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी सेम है। ये पैराग्राफ को आपको याद कर लेना है, इसमें किसी भी तरीके की जो है ज़्यादा जो है चेंजेस हमको नहीं करने हैं। जो जहाँ जहाँ पे चेंजेस करने हैं वहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखो ये क्यों चेंजेस अंडरलाइन किया हुआ है, इसका भी रीज़न है ना। क्या रीज़न है? कि यहाँ पे आपको जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। जैसे कि पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द सो एंड सो न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे आपको जो भी नाम याद आए वो न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, और यही लिखना हो आपको तो ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आएगा। ओके, डेटेड, ये कंपलसरी है। डेटेड मतलब कौन से दिन को ये पेपर पढ़ा था आपने, जिसमें ये जॉब एप्लीकेशन लिखी हुई है। तो डेटेड में भी देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों अंडरलाइन? तो यहाँ पे डेट आप जब लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप चेंज करते रहोगे। ओके, जब भी लिख रहे हो उसके आसपास की डेट जो है हमको पेपर की अगले दिन की या तो एक दो दिन आगे की लगा देनी है। उसके बाद कोमा करके आगे लिखते जाना है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या लिखा है? पोस्ट ऑफ। अब हर क्वेश्चन में एक ही पोस्ट तो आने नहीं वाली, इस वजह से यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है मैंने कि ये चीज क्या है, ये चेंज करने वाला पॉइंट है कि नेम ऑफ द पोस्ट। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा अकाउंटेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। इंग्लिश टीचर आया तो फॉर एन इंग्लिश टीचर, ऐसे। तो ये अंडरलाइन क्यों किया हुआ है? कि ये चेंज करने वाले पॉइंट्स हैं। जहां पे अंडरलाइन नहीं है वहां पे हमको चेंज करना नहीं है। ओके, नेम ऑफ पोस्ट लिखेंगे, जैसे वो लिख लिया इन योर कंपनी। अब याद रखना यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि स्कूल्स वगैरह हो तो कंपनी की जगह पे स्कूल लिख देना है, इंस्टीट्यूट लिख देना है। इस तरीके से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का थोड़ा इस्तेमाल कर लेना। ओके, उसके बाद आप बोलोगे कि माई पर्सनल बायोडेटा एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर गिवन बिलो फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो देखो कितनी चीजें हुई, एक ये पॉइंट, ओके, सेकंड ये डेट वाला पॉइंट, थर्ड पोस्ट का नेम, और कंपनी वगैरह जो है थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये तीन और ये कंपनी वाला, ये चार पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि चार चीजें जो है पूरे पैराग्राफ में हमको चेंज करनी है। उसके अलावा पूरे पैराग्राफ को हमें चेंज करने की जरूरत हर बार नहीं है। तो ध्यान रखना है कि इसको हम ऐसे ही याद रख ले, ताकि हर बार जो है हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ना रहे। ओके, ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कितने पॉइंट्स हुए? सिर्फ और सिर्फ अभी देखो सेंडर एड्रेस ही किया है हमने, रिसीवर एड्रेस किया, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन किया और पैराग्राफ ही किया। आगे और बाकी है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, जिसमें आएगा बायोडेटा, या तो आपको रेज्यूम बोला जाए तो यहाँ पे आप रेज्यूम लिख सकते हो। ओके, टाइटल लिखना हो ना लिखना हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मार्क्स उसमें कटने वाले नहीं है टाइटल के, यहाँ पे बायोडेटा के, बाकी आगे कटने वाले हैं। उसके बाद सीधा टाइटल आ जाएगा क्या? पर्सनल बायोडेटा। पर्सनल बायोडेटा एक इंसान की पर्सनल डिटेल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। वैसे तो लोग बहुत सारी चीज़ें लिखवाते हैं, हॉबीज़ आ गई, हाइट आ गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सारी चीज़ें लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए वो ही हम लिखेंगे। एक दो चीज़ें आपको ऐड करनी हो एक्स्ट्रा तो आप ऐड कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। सबसे पहला आएगा नेम इन फुल। पर्सनल बायोडेटा में सबसे पहली चीज़ आएगी नेम इन फुल। पूरा का पूरा नाम लिखना है कैंडिडेट का।
अपने पास दिया गया हो तो वो कैंडिडेट का नाम लिख लेना है हमको, अगर नहीं दिया गया है तो हमें अपने तरीके से जो नाम हमने आगे यूज किया है उसी का फुल नेम लिख देना है। याद रखना लेकिन ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। तो फुल नेम पर्सनल बायोडाटा में जब भी लिखेंगे किसमें, कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में ध्यान रखना, वैसे तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो आगे वाला एड्रेस है वही कॉपी करते हैं, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि भाई आगे ऑलरेडी हमने एड्रेस दिया हुआ है ऊपर, तो फिर वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर देंगे, एज अबाउ लिख देंगे, सबको पता चल जाएगा भाई जो आगे एड्रेस दिया हुआ है वही है। ओके। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मेरा ऐसा मानना है कि आपको 1-2 साल जो है दिमाग में फिक्स बिठा लेने। क्यों फिक्स बिठा लेने हैं कि भाई उसका कैलकुलेशन करना है। कहाँ पे कैलकुलेशन होगा, तो ये एजुकेशन डिटेल्स जब आएगी ना, उसके अंदर वो कौन से साल में एचएससी उसने क्लियर किया है, बीकॉम, बीए, बीएससी जो भी हो, उसने कौन कौन से ईयर में कंप्लीट किया होगा, उसका कैलकुलेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, उसके बर्थ डेट से होगी, मीन्स बर्थ ईयर से होगी। तो मेरा मानना है ज़्यादातर 95, 96 के आसपास रखना है, तो क्या ज़्यादा कन्फ्यूज़न अपने क्रिएट ना हो। ओके। उसके बाद आएगा जेंडर। भाई जेंडर के अंदर जो भी मेल हो तो मेल लिख देना है, फीमेल हो तो फीमेल लिख देना है। ओके, कन्फ्यूजिंग ज़्यादा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल बायोडाटा के अंदर लैंग्वेज नोन। लैंग्वेज नोन तो ज़्यादातर उसके अंदर जो है लैंग्वेज नोन के अंदर हम लोग सीधा यही लिख देंगे भाई गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तीनों के तीनों लैंग्वेज जानता है। अगर एड्रेस गुजरात का है तो इतना ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी होनी चाहिए कि भाई एड्रेस महाराष्ट्र का दिया हुआ है, चेन्नई का दिया हुआ है, तो वो फिर गुजराती नहीं बोल सकेगा। ओके, तो उतना ध्यान रखना है। बाकी वैसे तो जनरली गुजरात के आसपास का ही एड्रेस आता है, गुजरात का ही आता है, तो हमें ये 3 लैंग्वेज लिख देनी है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। ओके। नेशनैलिटी सब लोगों की इंडियन ही आएगी। कॉन्टैक्ट, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट में नंबर दे सकते हो अपना, या तो फिर ईमेल आईडी भी दे सकते हो। ओके। नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर्स जो है 10 जो नंबर्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9898 लिख के फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अपने क्या है, ये फॉर्मेट फिल हो जाना चाहिए। जैसे ही ये खत्म होगा, इसके अंदर पर्सनल बायोडाटा में अगर आप लिखना चाहो तो 1-2 चीज़ें और है कि जैसे कि हॉबी लिखना चाहो तो हॉबी लिख सकते हो, आपकी हाइट वगैरह है, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये लिख सकते हो। लेकिन नहीं भी लिखोगे तो इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। ओके, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। उसके बाद जैसे ही हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या आएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। याद रखना, ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यहीं पे आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको याद करना पड़ता है कि भाई इंग्लिश टीचर है तो कौन सा उसका क्वालिफिकेशन लिखेंगे, अकाउंटेंट है तो कौन सा क्वालिफिकेशन लिखेंगे। और इसके भी 2 तरीके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने के कितने तरीके हैं? 2। एक ये मैंने लिखा हुआ है वो जो क्या है, टेबल है। दूसरा क्या है, सेंटेंस इसके अंदर आपको बताना है। ओके, सेंटेंस मैं प्रीफर करता हूं कि टेबल वाला फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि भाई टेबल में इजीली आप लिख सकते हो, स्पेलिंग वगैरह की गलतियां आप जो है, या तो डिटेल्स कहीं पे मिस होने की गलती आप क्या करते हो, एक तरीके से बच जाते हो उससे। ओके, तो मेरा फॉर्मेट ये है, मैं मेरे हिसाब से जो है बच्चों को प्रीफर करता हूँ कि टेबल रखिए। टेबल के अंदर ज़्यादा डिटेल्स जो है आ भी जाती है और इजीली रहता है। कैसे? तो क्या है टेबल, ये किस तरीके से काम करता है। तो टेबल ए ये रहा, देखिए, जिसमें सबसे पहला जो है एक कॉलम आएगा जिसके अंदर हम लिखेंगे नंबर्स। उसके बाद है डिग्री। थर्ड में है बोर्ड या तो यूनिवर्सिटी, जहाँ से जो भी कैंडिडेट होगा उसने जो अपना HSC होगा और कॉलेजेस वगैरह जहाँ से पास की होगी वो। फिर उसके बाद फोर्थ आ जाता है ईयर ऑफ पासिंग। क्या आएगा, ईयर ऑफ पासिंग। ये ईयर ऑफ पासिंग में ध्यान रखना है कि ये हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। जैसे कि 95 लिखा है हमने, ओके, 1995 रखते हैं 5th 29th मई 1995 में किसी का जन्म हुआ है, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि वो 2012 के अंदर क्या कर लेगा,
अपनी HSC क्लियर कर लेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन ये बैठता है, और ये कैलकुलेशन बिठाने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ एक या तो दो जो है वो दिमाग में फिक्स कर लेनी है, ताकि हर बार वो झंझट में आपको ना पढ़ना पड़े। ओके, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट कितना, तो आपको ऐसे लिखना है कि जो बिलीव किया जा सके, 99.99 ऐसे नहीं लिख देना है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ 85, उसके आसपास ही हमको रखना है। ओके, तो ये हो जाएगा पॉइंट कौन सा, बायोडेटा के 2 पॉइंट है मेन, पर्सनल बायोडेटा एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो अब आगे ही अभी हमने देखा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस के अंदर आप बताओगे कि आई हैव बीन वर्किंग एज अ सो एंड सो, जैसे अकाउंटेंट है, कहीं कोई शोरूम वगैरह या तो कंपनी में काम कर रहा है, तो ऐसे लिखेगा कि आई हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन XYZ कंपनी ऑफ वडोदरा सिंस लास्ट 4 years 5 years। इस तरीके से हमें एक्सपीरियंस का सेंटेंस लिखना है, और वो भी मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से एक तरीके से ये सेंटेंस फॉर्मेट करके अपने दिमाग में बिठा लेना है। ओके, तो ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए नहीं, तो वो भी इजीली मैं तुम लोगों को बता दूंगा, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेफरेंस। ये एक पॉइंट है जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये रेफरेंस है, रेफरेंस में 2 नाम लिखने हैं, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो देख लो, रेफरेंस ये इस चीज़ के लिए है कि आप जो बोल रहे हो कि आपने HSC में इतने मार्क्स लिए, यहाँ पे पढ़ाई की है, आपने यहाँ पे जॉब की है, वहाँ पे रियली आपने काम किया है, आपने पढ़ाई की है कि नहीं, वो कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए रेफरेंस का, या तो आप किसी के रेफरेंस से आए हो, वो पता चलता है। ओके, रेफरेंस जो है 2 आएंगे, पहला एजुकेशनल फील्ड से आएगा, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, स्कूल, कॉलेज, मास्टर्स वगैरह जहाँ पे आपने किया है, वहाँ के प्रिंसिपल का मेनली जो है नाम और पोजीशन और स्कूल नेम हमको देना होता है। दूसरा है एक्सपीरियंस, जिस कंपनी का नाम हम यहाँ पे एक्सपीरियंस के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे, उसी में से कोई एक इंसान का एक्सपीरियंस वाले रेफरेंस के अंदर जो है हम डिटेल्स जो है फिल करने वाले हैं। क्या आता है, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन में प्रिंसिपल की डिटेल आएगी आपके स्कूल की, या तो कॉलेज के प्रिंसिपल की आएगी, तो नाम आएगा उनका पहले। ओके, जैसे कि मिस्टर MR शर्मा, नाम आ गया, क्या है पोस्ट, प्रिंसिपल आ गया, स्कूल नेम, जो भी स्कूल होगी उनकी आपकी पढ़ी हुई, वो स्कूल का नाम आ जाएगा, और वो स्कूल कौन से सिटी में है वो। तो ये कितनी डिटेल हो गई, 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स वाइज डिटेल जो है वो रेफरेंस में पहले एजुकेशन में लिखोगे तुम, दूसरे में एक्सपीरियंस में से आएगा कि जहाँ पे आपने जॉब की है। ओके, तो किसी भी इंसान का नाम आ जाएगा। ओके, वो नाम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हमें लिखना है कि भाई वो इंसान कौन सी पोजीशन पे है कंपनी के अंदर, जैसे जनरल मैनेजर है, ओके, उसके साथ साथ सिर्फ मैनेजर है, ऑपरेटर है, जो भी हो, तो वो पोजीशन यहाँ पे हमको बतानी है। फिर वो कौन सी कंपनी में है, वो कंपनी का नेम, और वो कंपनी कहाँ पे कौन सी सिटी में है, वो सिटी बतानी है। तो इस तरीके से रेफरेंस के 2 पॉइंट खत्म हो गए। जैसे ही ये खत्म हो, समझो ये खत्म होने के बाद ये मैंने बोला था कंक्लूजन पैराग्राफ एक तरीके से आता है शॉर्ट, ये वही है क्या कि यहाँ पे आप ये बता रहे हो कि अगर आपको जॉब मिलेगी तो आप विलिंगली जो है, ऑनेस्टली जो है, एक तरीके से काम करने के लिए तैयार हो ये कंपनी के लिए जहाँ पे आपने ये जॉब एप्लीकेशन भेजी है। जैसे कि इफ आई एम सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब आई विल रेंडर माई ड्यूटी विद ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ओके, ये फिक्स है, इसको भी याद कर लेना है, इसको भी मिस करना नहीं है। ज़्यादातर मैं ये जो फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें फिक्स्ड हैं, और इसीलिए बता रहा हूँ कि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम जितना हो सके मिनिमम कुछ नहीं तो 6.5 तो हमको मार्क्स जो है 6.5 तो स्कोर करने ही है। एनी हाउ आपको चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आंसर्स याद रखने पड़ेंगे, कितने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद रखने पड़ेंगे, इडियम फ्रेजेस याद रखना पड़ेगा, MCQ याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको 7 मार्क्स मिलता है।
तब भी उसके इक्विवेलेंट नहीं होता। और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, किसी भी तरीके से पॉइंट को मिस करना नहीं है। और इतना इजीली मैं बता रहा हूँ कि हमें फॉर्मेट को ही फॉलो कर लेना है, चेंज करना ही नहीं है। ओके, तो ये एक ऐसा है ये, और उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू। तो ये दो चीज़ें जो हैं उसको कंपलसरी याद कर लेना है, उसमें कुछ चेंज करना नहीं है तुमको, मैंने दे दिया है लिख के, आपको उसको बस याद करना है। उसके बाद आएगा योर्स फेथफुली, लेफ्ट साइड राइट साइड ये कंफ्यूजन चलता रहता है, आप लिख सकते हो कोई भी तरह। ओके, उसके बाद नेम, तो जो भी पर्सन के बिहाफ में हम लिख रहे हैं ये जॉब एप्लीकेशन, उस पर्सन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे वो एड्रेस में लिखा, फिर उसके बाद पर्सनल बायोडाटा में लिखा, उसी का नाम यहाँ पे आएगा। ओके, जैसे ही ये खत्म हो उसके बाद लास्ट पॉइंट आएगा अपना इनक्लोज्ड। ओके, ENCL कैपिटल्स में लिख देना है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसके अंदर क्या है, तो ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। आपने ये बोला कि भाई मैंने HSC किया, मैंने BCom किया, मैंने MCom किया, एक्सपीरियंस किया, स्कूल की, तो उसका प्रूफ क्या है, तो वो जॉब एप्लीकेशन के साथ में वो डॉक्यूमेंट हमको अटैच्ड करने पड़ते हैं। तो उसकी ट्रू कॉपीज जो है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन सी भेजी है हमने, जैसे कि एक हो गया HSC मार्कशीट, ओके, लिविंग सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, बाकी और भी हैं, लेकिन ये तो डेमो है, इस वजह से हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो ये इनक्लोज्ड है। तो ये टोटल मिला के कितने हुए, 12 पॉइंट। ये 12 पॉइंट हमको कितने मार्क्स देके जा रहे हैं, 7 मार्क्स देके जा रहे हैं। ये फॉर्मेट देखा, फॉर्मेट के बाद क्या कैसे लिखना है वो देखा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे ताकि क्या हो, तुमको पता रहे कि भाई आगे जो हमने फॉर्मेट देखा वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं जॉब एप्लीकेशन का। हाँ ये रहा, देखो। ओके, क्या है, जय भरत प्रजापति फ्रॉम 5th रामनिवास अंबाजी डिस्ट्रिक्ट बनासकाठा अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट टू द रूप फार्मा, ये स्पेलिंग गलती हुई है, PVT प्राइवेट लिमिटेड, ओडव अहमदाबाद, राइट्स द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ हिम। हमको इस इंसान के बिहाफ में एप्लीकेशन लिखनी है। ओके, देखते हैं, पहले ट्राई करना है कि ज्यादातर डिटेल हम लोग जो है क्वेश्चन से ही निकाल लें। सेंडर का एड्रेस, तो जहां पे भी नेम दिखे कोई पर्सन का और वो फ्रॉम लिखा हुआ दिखे, तो फ्रॉम के बाद हमेशा सेंडर का एड्रेस आता है, इतना दिमाग में डाल लो। ओके, तो 5th रामनिवास अंबाजी डिस्ट्रिक्ट बनासकाठा, ये जय भरत प्रजापति के साथ में जो लिखा हुआ है वो क्या है, सेंडर की डिटेल है, एप्लीकेशन भेजने वाले की, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नाम आ गया, आगे हमने देखा था कि हाउस नंबर, सोसाइटी, ओके, अंबाजी है, कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट बनासकाठा है, और डेट आ गई। देखो सारी डिटेल आ गई। कहाँ से हमको मिला है ज़्यादातर डिटेल, क्वेश्चन से ही। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अपना रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस भी हमको कहाँ पे मिलता है, क्वेश्चन में ही मिल जाता है। ज़्यादातर एक चीज़ को फोकस करना है, जैसे फ्रॉम देखने से हमको सेंडर का एड्रेस मिल रहा है, टू के बाद कोई भी कंपनी का नाम आए तो समझ लेना वो किसका एड्रेस है, रिसीवर का एड्रेस है। देखो यहाँ पे है टू द रूप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ पे है, तो भाई ओडव अहमदाबाद में है। ओके, तो यहाँ पे टू लिखना है। अब कंपनी है तो यहाँ पे पोजीशन दी हुई रहती नहीं है, हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। क्या, तो कंपनी हो तो जनरल मैनेजर ज़्यादातर लिखना है, स्कूल्स वगैरह हो तो प्रिंसिपल वगैरह, ट्रस्टी वगैरह लिखना है। उसके बाद जो कंपनी का नेम है वो आएगा, तो आ गया रूप फार्मा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या है, एड्रेस क्या है उसका, तो ओडव अहमदाबाद। देखो जिप कोड यहाँ पे पिन कोड जो हम बोलते हैं वो दिया हुआ नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है तो लिखना है। ओके, हमको अलग से ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, जो डिटेल्स अपने पास अवेलेबल है उसी का इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने बोला था सब्जेक्ट का फॉर्मेट सेम है, सेम रखना है। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, यहाँ पे दिया हुआ ही है, देखो बनासकाठा अप्लाइज फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। तो ये भाई किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए।
तो ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे हमको एप्लीकेशन लिखनी है वो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे, तो हमें कहीं और ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी से बन जाएगा। इतना तो अपना सेम ही है, मैंने बोला है, इसमें चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। हर क्वेश्चन के अंदर ये इतना ऐसे ही आएगा सब्जेक्ट। सिर्फ चेंज क्या होगा, जो पोस्ट का नाम होगा वो चेंज होगा। इंग्लिश टीचर आ गया तो ये हटा के एन इंग्लिश टीचर आएगा, कैशियर आ गया तो यहाँ पे हटा के कैशियर आएगा, लाइब्रेरियन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ एन अकाउंटेंट हटा के क्या आ जाएगा, लाइब्रेरियन आ जाएगा। रिस्पेक्टेड सर वो भी हमको सेम ही रखना है, मैंने बोला है उसमें भी हमें कोई चेंज करना नहीं है। पैराग्राफ में भी ज़्यादातर चीज़ें चेंज नहीं करनी है, 4 पॉइंट है वही चेंज करने हैं। क्या, तो तुमको चेंज करना हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो मैंने लिखा है वो चेंज कर सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वरना मेरे ख्याल से तो यही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पैराग्राफ आ गया विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, मैंने यहाँ पे डेट लिखी है 3 मार्च 2022। ओके, बहुत पीछे की डेट लिख दी है लेकिन लिख दी है अब, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम करंट डेट्स के आसपास ही डेट लिखो। ओके, ये बदलने वाला पॉइंट है। ओके, जैसे ही ये बदलेगा आपको लिखना है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, क्योंकि भाई ये अकाउंटेंट की जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये पहला पॉइंट आ गया अपना जो चेंज करेंगे। यहाँ पे अकाउंटेंट वाला पॉइंट कौन सा है, सेकेंड पॉइंट है जो चेंज करेंगे। इंग्लिश टीचर आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा, इंग्लिश टीचर होगा। ओके, माई पर्सनल बायोडेटा एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर एज गिवन बिलो, योर काइंड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। हो गया, अब लिखना शुरू करेंगे। ओके, लिखना शुरू करेंगे हम लोग। ओके, क्या लिखना शुरू करेंगे, पर्सनल बायोडेटा। पर्सनल बायोडेटा ये रहा। ओके, 1 मिनट, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल बायोडेटा, पर्सनल बायोडेटा में मैंने पहले ही बता दिया कि नेम आएगा, फुल नेम, लेकिन उसको लिखना कैसे है भाई, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कुछ भी हो जाए। ओके, कैपिटल लेटर्स में लिखा। रेसिडेंस एड्रेस, रहने का एड्रेस, तो भाई ऑलरेडी आगे दिया है, 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, एज अबाउ। डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे लिखी है मार्च 13, 1995। मैंने बोला ये चीज तुमको कि 95, 96 के आसपास रखना है ताकि कैलकुलेशन में हमको गलतियां ना हो। और कितनी बार अलग अलग हर डेट याद रखना, फिर उसका कैलकुलेशन करना, उससे 1 या तो 2 साल जो है हमें फिक्स कर लेना है, उसी को चलाना है। जेंडर, भाई यहाँ पे जय भरत प्रजापति है तो मेल ही आएगा। ओके, वो आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे और क्या डिटेल लिखनी है। तो लैंग्वेज नोन बाकी था, तो ये भरत भाई है, वो कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, तो गुजराती जानते हैं, गुजराती है तो गुजराती जानेंगे ही भाई, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, यहाँ पे कोमा रह गया। ओके, नेशनैलिटी, तो भाई गुजरात के हैं तो इंडियन तो होंगे ही। ओके, तो इतना है। उसके बाद अपना आ जाता है क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूँ टेबल के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में नहीं जाते हैं अपने, क्योंकि तो वो उसमें स्पेलिंग वगैरह या तो डिटेल्स लिखने में तुम्हारी दिक्कत हो सकती है, इसमें नहीं होगी। सबसे पहला टेबल में आएगा अपना कॉलम नंबर्स का 1 2 3, क्योंकि अकाउंटेंट है तो कॉमर्स की फील्ड से होगा, ये फिक्स है। लेकिन उससे पहले भी उसने HSC तो किया ही होगा भाई, तो HSC है। कहाँ से किया है, बोर्ड या तो यूनिवर्सिटी, तो GHSEB, गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, या तो गुजरात बोर्ड भी तुम लिख दोगे तो मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद पासिंग ईयर उनका कौन सा बन रहा है, तो 95 है डेट ऑफ बर्थ, मतलब क्या होगा 2012। कितना रिजल्ट है, 85% है, अच्छा है रिजल्ट। ओके, सेकंड कॉमर्स है, अकाउंटेंट है, तो बीकॉम किया ही हुआ होना चाहिए, बीकॉम है। अब बोर्ड तो यहाँ पे लग नहीं सकता है, क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, तो ज्यादा जो 2-3 नाम जो है यूनिवर्सिटीज के वो याद रखने हमको, चेंज करते रहना नहीं है। गुजरात यूनिवर्सिटी, 3 साल लगता है बीकॉम करने में 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। कितने परसेंट, तो 70% लिख रहे हैं हम लोग। एमकॉम, उसके बाद मास्टर्स भी किया है,
अगर अकाउंटेंट की लिख रहे हैं और एमकॉम उसने नहीं किया हुआ है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पे बीकॉम पे भी वो अकाउंटेंट तो बन ही सकता है। ओके, एमकॉम सेम गुजरात यूनिवर्सिटी, 2 साल लगते हैं मास्टर्स करने में, तो 17, सेम परसेंटेज 70। ओके, मेंटेन करके रखा है रिजल्ट को अपने भाई ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही टेबल खत्म हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, सीधा आ जाएगा एक्सपीरियंस। क्या आ जाएगा? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है देख लो। फॉर द लास्ट 7 years आई हैव बीन वर्किंग एज अ जूनियर अकाउंटेंट, MS यूनिट केमिकल्स, रेस रोड, वडोदरा। ओके, और वडोदरा के साथ साथ पिन कोड दिया हुआ है तो वो लिखा है। तो इसी तरीके से एक्सपीरियंस लिखना है। जैसे जॉब चेंज होती रहेगी उसकी तरह पोस्ट और कंपनी का नाम चेंज कर देना है। ओके, यहाँ पे बाकी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद आ गया रीज़न फॉर चेंजिंग जॉब। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई क्यों जॉब चेंज कर रहे हो, पता चले तुमको जॉब देने वाले को कि आप क्यों आपकी जो करंट जॉब है वो छोड़ के आ रहे हो। तो ये सेम है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है, सेम ये जो है उसको कॉपी कर देना है। फॉर ब्राइट फ्यूचर, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, पुरानी जो कंपनी है उसको भी और नई जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे भी इंप्रेशन अपनी अच्छी रहनी चाहिए। क्या आएगा? फॉर ब्राइट फ्यूचर। ओके, इतना जैसे ही हुआ, नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा ओके रेफरेंस का। देखो रेफरेंस मैंने बोला था 2 आते हैं, एजुकेशनल, एक्सपीरियंस। एजुकेशनल में लिखा है प्रोफेसर राकेश भाई M प्रजापति। कौन है? तो भाई प्रिंसिपल है। कहाँ के हैं? तो सौरभ कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हैं। कहाँ पे है ये कॉलेज? तो अहमदाबाद। एजुकेशनल आ गया। मैंने बोला था स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल। ओके, तो आप ये कॉलेज के प्रिंसिपल की डिटेल है रेफरेंस की। ओके, जैसे ही होगा उसके बाद आ जाएगा एक्सपीरियंस। कौन है? तो मिस्टर रमन त्रिवेदी, फाइनेंशियल कंट्रोलर। कहाँ के? तो MS यूनिट केमिकल। याद रखना, जो एक्सपीरियंस में हमने कंपनी का नाम लिखा है वही नाम यहाँ पे आना चाहिए, चेंज होना चाहिए नहीं। कहाँ पे है? तो रेस रोड, वडोदरा। ऑलरेडी लिखा हुआ था, एड्रेस आगे। उसके बाद अपना कंक्लूसिव पैराग्राफ, इफ आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट आई विल रेंडर माई ड्यूटी विद ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ये फिक्स्ड है, इसको कुछ चेंज करना नहीं है। उसके बाद थैंकिंग यू, ये भी फिक्स्ड है। ये जैसे ही होगा उसके बाद आएगा योर्स फेथफुली। किसके बिहाफ पे लिख रहे हैं? तो जय भरत प्रजापति के, तो उसका नाम आ गया। उसके साथ साथ और क्या? तो इनक्लोज्ड मेन अपना लास्ट। ओके, तो देख लो इनक्लोज्ड लिखेंगे क्या? ट्रू कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। कौन कौन सा हमने एजुकेशन में अपना जो है क्वालिफिकेशन बताया, HSC बताया उसकी मार्कशीट आ गई, BCom बताया उसकी मार्कशीट आ गई, MCom बताया उसकी मार्कशीट आ गई। और क्या बोला कि भाई एक्सपीरियंस भी है, तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सब मिला के यहाँ पे अपना क्या होता है, एक तरीके से जॉब एप्लीकेशन खत्म होगा। ओके, कितने मार्क्स का है ये? कॉमर्स के अंदर हम लोग देखें 12th कॉमर्स के अंदर बोर्ड के एग्जाम में ये 7 मार्क्स का है। और उसके मार्किंग की भी डिटेल्स हैं, किस तरीके से बोर्ड्स में मार्क्स दिए जाते हैं वो मैं तुमको बता रहा हूँ, तो वो तुम देख लो। ओके, ये सेंडर के एड्रेस का 1 मार्क्स है, रिसीवर के एड्रेस का 1 मार्क्स है, सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट का 1 मार्क्स है, बॉडी पर्सनल बायोडेटा एजुकेशन ये 2 मार्क्स का है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। एक्सपीरियंस रीज़न फॉर चेंज 1 मार्क्स है, रेफरेंस इनक्लोज्ड ये 1 मार्क्स है। टोटल इस तरीके से कितने? 7 मार्क्स का होता है। तो ये फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन है, और इस तरीके से उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? बोर्ड की एग्जाम का बोल रहा हूँ मैं, उसके चेकिंग में इस तरीके से डिवाइड होता है। तो हमको चीज़ें हर एक पॉइंट उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें किसी भी तरीके से हाथ से इसको जाने देना नहीं है। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट में और एक क्वेश्चन लेके आऊँगा तुम्हारे लिए जो तुम इजीली पढ़ सको। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड्स एग्जाम। ओके, देखते हैं कैसा पेपर रहता है अपना, किस तरीके से हम पढ़ पाते हैं। ओके, थैंक यू।